बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम क्लैश देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज रिपोर्ट पेश हो गई बाकायदा, जो चीनी की और आटे की जिस किस्म की पाकिस्तान में सूरत हाल बनी थी उसकी इंक्वायरी करवाई गई और फाइनली जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश हुई। कैबिनेट ने उसके ऊपर डिस्कशन की और डिस्कशन करने के दौरान में ये फैसला हुआ कि इस रिपोर्ट को फौरी तौर पे बगैर किसी तब्दीली के पब्लिक कर दिया जाएगा। रिपोर्ट तकरीबन 350 सफ़ों पे मुश्तमिल है, उसमें बहुत सारे हकायक हैं और इस रिपोर्ट के अंदर जो अहम चीज़ें हैं वो कुछ दो चार मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये सब फ्रॉड जो है वो उन्होंने बताया कि ये फ्रॉड है और होता है। ये सब्सिडीज़ जो सियासी तौर पर दी जाती हैं बाकायदा इसके अंदर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट मुलव्वस होते हैं। चीनी की कीमत को ज़्यादा करने के लिए मसनूई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको एक शुगर मिल कॉपरेट फ्रॉड है, ये उस तरीके से फ्रॉड करते हैं। शुगर मिल जो है वो डबल इनवाइसिंग करती हैं, गैर कानूनी तौर पे अपनी क्रशिंग में इजाफा करती हैं और कीमतों को मसनूई तरीके से ऊपर लेके जाती हैं और ये सट्टाबाजी की तरह की एक चीज़ है। और जो पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि ये पर्चियों के ऊपर डील करते हैं। इसके फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर आपको पर्चियाँ तो मिलेंगी, आपको बैंक अकाउंट्स बहुत कम मिलेंगे। और डबल इनवाइसिंग का मतलब ये है कि हुकूमत को दिखाने के लिए कुछ और है और जो अपना पर्सनल खाता है वो कुछ और है। डबल खाते ये बनाते हैं और उस तरीके से ये शुगर मिलों को हैंडल करते हैं। शुगर मिलों के जो नुकसान हैं वो भी प्रोडक्शन में डाल दिए जाते हैं और अपनी जो पैदावारी लागत है उसको बहुत ज़्यादा शो किया जाता है और उसको जांचने का कोई मैकेनिज्म पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और जो मौजूद है वो बिका हुआ सिस्टम है, जहाँ पे केन कमिश्नर से लेके ऊपर तक और नीचे के अमले तक, FBR के लोगों से लेकर SECP तक, ये तमाम लोग जो हैं वो इसके अंदर किसी ना किसी हद तक मुलव्वस होते हैं या इनकी नाअहली की वजह से चीनी की लोगों को इतनी ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है और पैसा जो है वो उन 78 मिलों के मालिकान के पास चला जाता है जो लूट मार कर रहे हैं। अब ये तो है वो रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर जो 2-3 सीधे एलिगेशन आज बता दिए हैं। वो एक ये कि डबल इनवाइसिंग में वो मुलव्वस पाए गए हैं, उनकी मिलें। नंबर 2, गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग में उन्होंने इजाफा किया है। नंबर 3, शुगर मिल कॉपरेट फ्रॉड जो है वो उसका हिस्सा है जहांगीर खान तरीन साहब। तो ये जो कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन का नाम नहीं आएगा या उनको बचा लिया जाएगा, तो उनको नहीं बचाया जा सका। अब काबीना ने इस रिपोर्ट के आने के बाद ये फैसला किया है कि इसकी रिकमेंडेशन पर अमल किया जाएगा। 3 तरह की हैं। एक तो जो है वो रेगुलेट इसको कैसे किया जाएगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो किस तरह अब काम करेगी आइंदा, और इस सारे अमल को शफाफ कैसे किया जाएगा, इसकी लागत का तखमीना कैसे लगाया जाएगा। दूसरा, इसमें जो शफाफियत है वो कैसे आ सकती है, फ्यूचर के अंदर इसकी एक नई पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि इसके ऊपर सजाएं किस नौयत की और किस तरह की और किस किस को होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है फॉरेंसिक रिपोर्ट। इसके बाद ये बाकायदा अब इदारों को दी जाएगी और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा देने की तरफ मामला आगे बढ़ेगा। उसमें जो है वो आज काबीना ने एक और फैसला किया कि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप जिस इदारे की जो ड्यूटी उसको टाइम बार्ड करें। आप उसे कहें कि आपको हम टाइम दे रहे हैं 2 महीने का, 2 महीने में आपने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है। अगर आपने ये कवानीन को बेहतर करना है, इदारों के किरदार को बेहतर करना है तो आपके पास इतना टाइम है। अगर आपने बंदे पकड़ने हैं, गिरफ्तार करना है और मुकम्मल तफ्तीश करके चालान करना है तो आपके पास इतना टाइम है। तो वो टाइम के हवाले से आज जोर दिया गया कि इसकी एक टाइम लाइन होनी चाहिए और उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेट्स सी कि अपोजिशन इसके ऊपर क्या रद्द अमल देती है और हुकूमत जो है वो अब इसको क्या सोचती है। देखें, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि किसी हुकूमत के दौर में सब्सिडी दी गई और उस हुकूमत ने उसका ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी रिपोर्ट आते ही पहले दिन उसको पब्लिक भी कर दिया। ऐसा यहाँ पर नहीं होता था। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब PMLN से, कमल शौदब साहबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और शाहिद लतीफ़ साहब बतौर तजियाकार आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपके पास आ जाता हूँ। पीपल्स पार्टी के ऊपर ये एलिगेशन लगा कि आपके वज़ीर आला सिंध पेश भी नहीं हुए और 9 अरब की सब्सिडी सिंध ने दी है, 4.1 अरब की अब दी है और वो ये कह रहे हैं कि बराह रास्त मैक्सिमम फ़ायदा, वो कह रहे हैं वहाँ नज़र आ रहा है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो सारा का सारा हुआ है ओमनी ग्रुप को। अब फरमाइए सर। अच्छा, मैं अभी चल रही है इससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके कई पहलू हैं इस रिपोर्ट के। पहला तो वो पहलू है जो हम एक बतौर किसानों के नुमाइंदे से बहुत शुरू से शोर मचाते आ रहे हैं
कि ये किसानों को कम कीमत पे गन्ना खरीदा जाता है, उसकी 2 बुक्स रखी होती है। मेरे साथ उस दिन हमायूं अख्तर साहब थे जो इस पे बहुत उन्होंने रिएक्शन किया था कि सारा ऐसे नहीं है। मैंने कहा कि मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक सारा ही ऐसा है। ठीक है। अगर रेट 190 है तो किसानों को कुछ दिया जाएगा और वहां पे कुछ दिखाया जाएगा। ये 2 बुक्स जो जिनका जिक्र डबल किया, खाता, डबल इनवॉइसिंग, ये 2 हवालों से डबल ड्रॉप हो गया। एक है किसानों के लिए और एक को जो दिखाकर फिर जो आगे चीनी की सेल है उसमें वो रिपोर्टिंग और नॉन रिपोर्टिंग वो अलग है, वो अलग है। यानी डबल एंड से ये डबल इनवॉइसिंग, डबल एंड पे। ठीक है, डबल एंड पे दो जगह पे, एक किसानों को और एक गवर्नमेंट को, खरीदारी में भी और फरोख्त में भी, दोनों में। ठीक है, दोनों जगह पे ये होता है। एक तो ये है। दूसरा जो इश्यू है वो इसमें ये है कि जो बाकी तो सारी आपने पढ़ दी। दूसरा इश्यू इस पे खामोश है। जो रिपोर्ट है वो ईसीसी जो है उसने अगर ये दी है तो गलत दिया, तो उस पे ये कमीशन बनाना, तो उसने जो सब्सिडी दी है उसके लिए क्या है, चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए क्या है, काबीना ने उस पर अप्रूव किया, उनके लिए क्या है, रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर खामोश है। दूसरा, मैं अभी इनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 9 पता नहीं कितने अरब की दी किस साल के अंदर सिंध के चीफ मिनिस्टर ने, और सभी मिलों को दी, पूरे सिंध में दी, अक्रॉस द बोर्ड दी। लेकिन नहीं, ये तो 4.1 मिलियन का उन्होंने कहा, उन्होंने 4.1 मिलियन का सॉरी ये तो सब्सिडी, सर अर्थ तो सुन लेना। वो ये कह रहे हैं कि ये सारी ओमनी को गई है, उन्होंने क्लेम किया है। नहीं, सारी ओमनी को गई, आप दोबारा वो पढ़ के निकालें। उन्होंने कहा कि सारे सिंध की तमाम मिलों को दी गई, उसका सबसे ज्यादा फायदा ओमनी को हुआ। अब ओमनी का शेयर कितना है, मैं को ओमनी का नहीं हूँ, मैं अगर किसी ने जिसने भी गलत किया, मेरा तो मैं अभी बताता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इससे। वो उसका कह रहे हैं कि जो टोटल शेयर है मार्केट में ओमनी का वो 1.6% है। ये टोटल अभी शहजाद अकबर ने बताया। तो इसका मतलब ये है कि सारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फायदा जिसको बार बार तमाशा बनाया हुआ था, तो उसका 1.6% ओमनी को जाता है। लेकिन सिंध ने जो दी, सिंध के चीफ मिनिस्टर ने दी, वो सारी मिलों को दी एक बार। हो सकता है उसने गलत किया हो, मुझे नहीं पता, वो अभी खुद मुराद अली शाह बताएंगे कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो सबसे बड़ा जुल्म है, इससे भी बड़ा जुल्म है, इस रिपोर्ट से बड़ा जुल्म है, वो जोनिंग है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फसलों की। अगर आज हम ये क्राइसिस कोरोना का ना आता तो हम इस साल 1.6 अरब डॉलर की, 1.5 अरब डॉलर की कपास इंपोर्ट कर रहे थे। तो वो जो सारे जोन्स है जिसमें कपास को होना है, वहां पे भी शुगर के नाप उगा रहे हैं। शुगर 30% और किसान कह रहा हूँ 30% कपास की जमीन पे गन्ना लग रहा है सर, और 45% बाकी जमीनों को मिलाकर लग रहा है गन्ना, बाकी फसलों की जगह ली है। कह रहा हूँ कि देखिए वो जो गन्ना है, मैं तो कहता हूँ कि आप इसको वैसे ही बैन करें गन्ने को, इसकी जगह पे कोई और मुतबादल शुगर के चुकंदर से बन सकती है या बाकी जिससे बन सकती है। आप एक तो ये फसल साल की है, उसमें अगर एक साल में जहाँ पे कॉटन की है वहां पे कॉटन उगाएं, जहाँ पे गंदम दूसरे गंदम हो सकती है। 3 फसलें, हमारे यहाँ तो 3 फसलें होती है सर। डबल पानी भी पीता है गन्ना, डबल पानी भी पीता है, जेर जमीन पानी भी जाया करता है, आपका फसल का टाइम भी जाया करता है सारा वो आप अगर उतनी कॉटन एक्सपोर्ट, आप कॉटन उगा लेंगे तो कॉटन एक्सपोर्ट करके चीनी इंपोर्ट कर ले, जान छूट जाएगी। सर ये तो आप पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये तो फ्यूचर में होगा, लेकिन कम से कम चले, मैं एक सेकंड था, मैं वापस आता हूँ जोई साहब, एक सेकंड था। सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब, क्या इस गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली मरतबा चीज़ों की कीमतें तो पाकिस्तान जब से बना ऊपर नीचे आ रही हैं, इन्होंने एक कमीशन बनाया, कमीशन बना के दोबारा एक रिपोर्ट बनवाई, फिर फॉरेंसिक ऑडिट करवाया, और अब वो महकमों को देने जा रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन है, इन पे काम शुरू करें। क्या ये क्रेडिट देना चाहिए या ये भी इन्होंने गलत किया है? मैं समझता हूँ जी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह IPP की रिपोर्ट भी आने वाली है और दीगर और भी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, वो सब अवाम के सामने लाई जाएंगी, तो ये तो खुशाइन बात है। लेकिन आपने अपने इब्तदाइये में इमरान खान साहब खुद कहा कि इसके अंदर बड़ी क्लियर चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स का और सियासतदानों का गठजोड़ है जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें कौन से पॉलिटिशियन का नाम लिखा गया है। अभी
जो शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी वो ईसीसी ने दी थी। 2 मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर ईसीसी ने इजाज़त दी। जिस वक्त ईसीसी ने इजाज़त दी शुगर एक्सपोर्ट की, उस वक्त जो फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एतराज़ किया और बाकायदा अपोज किया इस एक्सपोर्ट को, और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हमारा जो रकबा काश्त हुआ है वो कम हुआ है, इस वजह से आप एक्सपोर्ट ना करें। तो इस रिपोर्ट में हम उम्मीद कर रहे थे कि बताया जाएगा कि किस बुनियाद के ऊपर ईसीसी ने कहा कि आप इसको एक्सपोर्ट करने दें। फिर 1-2 जगह के ऊपर असद उमर साहब ने कहा कि 2 मिलियन टन जो है वो इजाफी हमारी पैदावार थी जिसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। तो पिछली रिपोर्ट के अंदर तो मैंने 3 मरतबा पढ़ी है, उसमें लिखा है कि पिछले साल 5.2 मिलियन टन हमारी पैदावार थी चीनी की, जबकि हमारी ज़रूरत 5 मिलियन टन या 5.1 मिलियन टन थी। इस साल अभी तक सीज़न चल रहा है, 4.7 मिलियन टन चीनी पैदा हुई है। ना पिछले साल सरप्लस थी ना इस साल सरप्लस थी। तो फिर ईसीसी ने कैसे इजाज़त दी एक्सपोर्ट की? अगर आपकी इजाफी स्टोरेज के अंदर नहीं है चीनी, जो कि रिपोर्ट में लिखा गया है, तो फिर तो चीनी की कीमत बढ़नी थी एक्सपोर्ट से। आपने 1.1 मिलियन की इजाज़त दे दी। दूसरा, एक ख़त लिखा था सूबों को डागा साहब ने, जो उस वक्त सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज थे जी, और उन्होंने बारहा सूबों को, जब सूबों ने ये यूनुस डागा साहब ने, और उन्होंने ये लिख के कहा था कि आप खुदा के वास्ते इस एक्सपोर्ट को रोक दें, चीनी की कीमत बढ़ रही है, और उन्होंने तमाम सूबों को लिखा था। तो आज कोई जिक्र नहीं किया गया कि अगर डागा साहब सूबों को कह रहे हैं चीनी एक्सपोर्ट ना करें, तो पंजाब ने कैसे दे दी सब्सिडी चीनी वालों को? तो ना तो वफाकी हुकूमत में बताया गया है कि ईसीसी ने एक्सपोर्ट की इजाज़त कैसे दी। ईसीसी को टेक्निकली चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और जो इजलास है उसकी सदारत असद उमर साहब कर रहे थे। फिर दूसरी मरतबा जब काबीना ने इजाज़त दी तो आपने कई दफ़ा क्लिप चलाए हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं मैंने अपोज किया, अली जैदी साहब कहते हैं मैंने अपोज किया, 4 वज़ीर हैं जो कहते हैं हमने अपोज किया। तो जो इस रिपोर्ट में चीज़ सामने आनी चाहिए, अगर सारे वज़ीर मना कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, तो सपोर्ट किसने किया? वो तो इसमें नहीं आया। वो सर देखिए इसके जरा पॉलिटिकल उसमें आ जाएं। मुन्नस इलाही का उन्होंने क्लियर किया, उनके शेर हैं बिल्कुल। नहीं उन्होंने कहा कि जहांगीर खान तरीन साहब की उन्होंने करप्शन खुल के बता दी कि ये भी हैं। मैं आता हूं उस पे सर, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की फैमिली भी है। ये साइड हम क्यों मिस कर रहे हैं? नहीं मैं मिस नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे वापस पूछ लेता हूं। ये तो वो लोग हैं जिनको फायदा हुआ। अब बिलफर्ज आज हुकूमत फैसला करती है कि हमने मीडिया जो है उसको आगे बढ़ाना है, तो हम 5 साल की टैक्स ब्रेक दे रहे हैं मीडिया को। तो 5 साल के बाद क्या हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे कि हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ये थी कि मीडिया को टैक्स ब्रेक दी जाएगी, इस मीडिया ने 5 साल में इतना टैक्स अदा नहीं किया, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। जिन लोगों को फायदा हुआ उनका तो जिक्र डॉक्टर साहब नहीं देखें, मैं अर्ज करूंगा, ये सब्सिडी पहली दफा नहीं दी गई, ये बहुत पुरानी सब्सिडी चली आ रही है। हर हुकूमत ये सब्सिडी देती है। सर मेरी अर्ज तो सुन लेना, नवाज शरीफ साहब ने भी दी, जरदारी साहब ने भी दी, कायम अली शाह साहब ने भी दी, उस्मान बुज़दार ने भी दी, और इमरान खान साहब ने भी दी। इन सारे हुक्मरानों में फर्क यह है कि इमरान खान ने मुड़ के वापस देखा और उसने कहा कि यह गलत हो गया। सर देखें, फर्क देखें ना, एक मिनट ठहरे ना। देखें यही काम नवाज शरीफ ने किया, उसने मुड़ के नहीं देखा। यही काम इमरान खान ने किया, उसने मुड़ के देखा, उसने कहा मेरे से गलत हो गया, पकड़ो इसको, और पकड़ लिया। अब इस फर्क को तो जी अब 1 मिनट ठहरे ना, मैं तो दे रहा हूं क्रेडिट। मैंने कब मना किया? मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में क्रेडिट दिया, लेकिन अब उस क्रेडिट से आगे बढ़े ना। आप ये कह रहे हैं कि इस मर्तबा चोरी हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस रिपोर्ट में कहां लिखा है किसने चोरी करवाई? पंजाब में सब्सिडी, सर वो बता तो रहे हैं कि किसने क्या क्या 2 नंबरी की है। मेरे ख्याल में रिपोर्ट को मुकम्मल पढ़ना पड़ेगा। हाँ साहब, आपको क्या हो गया है? आप बार बार कह रहे हैं कि चोरी से फायदा किसको हुआ। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि चोरी किसने करवाई? जिस काबीना ने फैसला किया है उसका कहां पे जिक्र है कि भाई उस्मान बुज़दार साहब में फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं मैंने लिख के दिया कि ना दें आप सब्सिडी। वहां के जिस वजीर को मुअत्तल किया गया वो टीवी पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि मैंने अपोज की सब्सिडी को। बड़ा बारीक और दुरुस्त सवाल है आपका। ना जिसने फाइनेंस जिसने देनी है वो लिख के दे रहा है ना दें सब्सिडी, और जिसका महकमा है खुराक का वो कह रहा है कि मैंने अपोज की काबीना में। तो सवाल ये पैदा होता है ये सब्सिडी किसने दी? ये ठीक वफाकी हुकूमत के अंदर मैं बार बार आपसे देखें मुसद्दिक भाई, आपने बड़ा बारीक नुक्ता है, और नुक्ता आपका ठीक है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि उस तरफ तो चलें जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। हुआ क्या, किसने खाया, वो एक अलग बात, लेकिन उस तरफ तो चलें जो थे। कमल शौदब साहिबा, मैं क्योंकि शाहिद लतीफ साहब से मैं इसके ऊपर डिटेल तजिया एंड में ले लूंगा, लेकिन आप ये बताएं कि ये वाला एलिमेंट मिसिंग है जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि पाकिस्तान में जो नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था जिसमें अकाउंटेबिलिटी और करप्शन का खात्मा वो शुरू आपको अब नजर आना उसके असरात शुरू हो गए हैं। जहां तक मुसद्दिक मलिक साहब ने बयान किया, मैं जरा सा रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाती हूँ, थोड़ा सा इसको हम पीछे लेके चलते हैं। बात ये नहीं है कि इस दफा चोरी कैसे हुई, बात सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और रिपोर्ट में ये बताई गई कि चोरी तो मुस्तकिल हो रही है। कहीं से ये स्टार्ट कहां से हो रही है, तो पूरा कार्टेल ऑपरेट कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। ये कोई एक चोरी की बात नहीं हो रही, 29 बिलियन की सब्सिडी की बात हो रही है। पंजाब हुकूमत ने 3 बिलियन की सब्सिडी दी, जिसमें से 2.4 बिलियन की सब्सिडी उन्होंने वापस ले ली। और इसी बात पे वजीर आजम ने आके कौम से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं इसका इंक्वायरी कराऊंगा, जिसका आज आपने नतीजा देखा, जिसपे हमारे पे उंगलियां उठी कि कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम में आपने भी कहा था कि कुछ नहीं होगा, नहीं रिपोर्ट सामने आएगी, जहां अपने लोग शामिल हो वहां रिपोर्टें सामने नहीं आती। तो आज इस चीज का आप क्रेडिट दें कि इतने दिल जिगर वाला एक इमरान खान नहीं, मैंने वैसे ये कभी नहीं कहा कि रिपोर्ट नहीं आएगी, कि कोई बंदा है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि रिपोर्ट नहीं आएगी। मैं इमरान खान को इतना जानता हूं कि रिपोर्ट तो वो तो इमरान खान इतनी बड़ी मुसीबत है, वो सबसे पहले तो अपने लोगों के लिए मुसीबत है, तो वो मुझे ये पता था कि रिपोर्ट आएगी। मैंने आपके प्रोग्राम में भी और एक दो प्रोग्राम्स में और भी कहा था कि व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी, वजीर आजम इमरान खान जितना रूथलेस आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, उनका सगी औलाद भी होगी तो वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब इस रिपोर्ट की मैं आपको बेसिक्स बता दूं थोड़ी सी, जो मैं चाह रही हूं कि हाईलाइट होनी चाहिए, जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब का पॉइंट भी आएगा। बात यह है कि ये माफिया और कार्टेल किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं या चाहे मिल ओनर हैं। सारी आपकी अंडर इनवॉइसिंग होती है, प्रोडक्शन की जो ओरिजिनल है आपकी क्वांटिटी है वो ही कम बताई जाती है। तो बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 12 से 13 रुपए का, उसमें डिफरेंस है, सब्सिडी तो बाद में आती है। अच्छा, फिर कॉस्ट जो एक्चुअल है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी इवैल्यूएशन नहीं की गई, वो मिल ओनर खुद कर रहे हैं। वो हुकूमत की साइड पे जो 17वें ग्रेड का बंदा बैठा है, या एफबीआर को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि जिनका काम है कि मिलों में जाके उसको सारी जो इनवॉइसिंग है उसको चेक करें, वो भी सिर्फ एफबीआर के जो इंस्पेक्टर जिनकी ड्यूटियां लगती हैं मिलों पे, उनके असासे चेक कर लें, सिर्फ केन कमिश्नर्स के असासे चेक कर लें, सिर्फ इससे जुड़ी हुई ब्यूरोक्रेसी के असासे चेक कर लें। आप लोगों के सर ना चकरा गए तो फिर कहिएगा, और ये इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, तो फर्दर इंक्वायरी होनी है, क्योंकि ये मामला एफआईए के पास, नैब के पास और एंटी करप्शन के पास भेजने का हुकूमत ने फैसला किया है। मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुंडी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, फैसल करीम कुंडी साहब ने भी। तो मैं शाहिद भाई से शुरू करूंगा ताकि इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस वो अपना दे दें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। अब शाहिद भाई आप जरा बयान फरमा दें कि ये हुआ क्या, और क्या ये रूटीन के मुताबिक हुआ है? क्या आज भी पेटी भाइयों को बचाने वाली हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के लिए रास्ता निकाला जाएगा, मोहन सलाई साहब के लिए रास्ता निकाला जाएगा, बाकी जो हुकूमत के करीबी लोग हैं उनके लिए फ्यूचर में रास्ता निकाला जाएगा, या कुछ नया होने जा रहा है या नया हो रहा है? नहीं, पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ़ है ये सारा जो कुछ हुआ है, इस तरह इंक्वायरी का होना। जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में कहा कि ये तो साल हा साल से हो रहा था, सब जानते थे कि हो रहा है, मगर किसी ने इनको छूने की कोशिश नहीं की। ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि ये तो झंझोड़ के रख देते हैं। इमरान खान जो हैं वो भी यही कह रहे थे कि ये माफिया है, हमें इस माफिया का पता है। उनका मतलब यही था कि हर मर्तबा ये माफिया पैसे बनाता है और जो आम आदमी है उसको झंझोड़ता है, और आम आदमी जो है वो इसका नुकसान उठाता है। मगर इसको पकड़ना, इस पे इंक्वायरी करना, और इंक्वायरी में हुकूमत के जो अपने लोग हैं जिनका हम सोच रहे थे कि ये नाम आएंगे या नहीं आएंगे, वो नाम आ गए। अब जो अगला कदम है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी एक इम्तहान है। ये सज़ा देना, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, ये भी हुकूमत की उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितनी बड़ी जिम्मेदारी से अब तक वो गुजरी है। मैं समझता हूँ बाकायदा सज़ा होनी चाहिए। ये गलत उलाम है, ये जो बेकायदगी और बेज़ाब्तगियाँ हैं ये शुरू से हो रही हैं, मगर इनका पकड़ा जाना, इनका सामने आना, ये एक बहुत बड़ा कदम है। शायद भाई हमारा कानून का सिस्टम इतना स्लो है ना। देखें, आगे मामला उन इदारों के पास जिन इदारों में मामला लटक ही जाता है हमेशा, यानी कितने कितने बड़े केसेस हमने सुने पाकिस्तान में, वो नैब में चले गए, एफआईए में चले गए, आगे अदालतों में चले गए, और अदालतों में केसेस सालों चलते रहते हैं। हम वहीं खड़े हो जाएंगे। ये शुगर मिल वाले तो बड़े अमीर हैं, ये तो वकील करेंगे 2 करोड़ वाला, 5 करोड़ वाला।
आप ठीक कहते हैं, और जिन्होंने साबित करना है उनके पास उस तरह के वकील नहीं हैं, लिहाजा इसकी प्रोसिक्यूशन सही नहीं होती, उसमें हार जाते हैं। मैं इसी को तो अब इम्तहान कह रहा हूँ कि आप बेशक रास्ते से हट के, जो आपका आम तरीका है उससे हट के करें, मगर इसको मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए ताकि एक मिसाल कायम हो। ये जो मिसाल कायम हुई है इसको तब तक मैं मिसाल नहीं कहूँगा जब तक ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचती। अब अगर हम अदालतों को जो है वो उनके ख़िलाफ़ बात कर देंगे कि जी हमने ठीक किया, अदालतें नहीं कर सकी, ये तो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है। इसी की आड़ में फिर हम छुप कर सारे का सारा मामला गोल कर देते हैं। ये अफसोस की बात है कि इस तरह की चीज़ें, और उसकी वजह से चूँकि मिसाल कायम नहीं होती, अगले लोग फिर वही करते हैं, वो कोई और नया तरीका ढूंढते हैं, मगर उसका अंजाम इतना ही ख़तरनाक होता है जैसे हमने इस मरतबा देखा है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी सज़ा जब तक नहीं होती, हम हुकूमत को पूरी तरह वो क्रेडिट नहीं दे सकते जो अभी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सज़ा होनी चाहिए। जिन लोगों का नाम आया, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, यानी ये कैसे हो गया कि फूड डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो असल में इस प्रोसेस में शामिल है, जिसकी इजाज़त के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती, उसको इन्वॉल्व नहीं, वो उल्टा कह रहा है कि ये चीनी बरामद नहीं होनी चाहिए। मगर आप हुकूमत में अंदर बैठकर वो लोग जिनका ये काम नहीं था वो इसकी इजाज़त देते हैं और आप बरामद कर देते हैं। यानी जिसका काम है वो नहीं कर रहा, या जो वो कह रहा है बिल्कुल उसके उलट आप काम कर रहे हैं। ये तो दिन दहाड़े डाका है। ठीक है कि हमें किसी की परवाह नहीं, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। ठीक है, यही करप्शन, इसी का नाम है ना। ठीक है, अब इसका फैसल करीम कुंडी साहब, एक दो किस्म की सजाएं हो लोगों को, और एक किस्म की सजा आपने देनी है कानून के जरिए से। तो कानून में पाकिस्तान में सजा कैसे होती है आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रोसिक्यूशन कितनी तगड़ी है, फिर जो तगड़े लोग होते हैं उनके वकील बड़े बड़े महंगे होते हैं, उनका सिस्टम बहुत बड़ा होता है, वो इदारों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो अब हर केस अलग अलग हो जाएगा और हर बंदा अपनी अपनी लड़ाई लड़ना शुरू हो जाएगा, तो सजा होने के इम्कान तो पाकिस्तान में बहुत कम रहते हैं। दूसरी एक सजा हुकूमत दे सकती है फौरन। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर से बिल्कुल बाहर निकल जाए, जो इंपोर्ट करना चाहता है वो इंपोर्ट भी करे चीनी को, इसकी कीमत पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक आ जाएगी। शुगर मिल के लाइसेंस हर आदमी को देना शुरू कर दे, जो बनाना चाहता है वो जाके बनाए, जिसके पास पैसा है। ये जो एक नेक्सस बना हुआ है ना, उसको तोड़ के इनकी माशी तौर पे कमर तोड़ सकती है हुकूमत। बिस्मिल्लाह। देखिए, आपने बहुत अच्छा एक सवाल भी किया और साथ साथ आपने जो रिजर्वेशन जो दिए हैं, देखें अभी हर कोई जो है वो अपना अपना वकील पकड़ेगा, करोड़ों के वकील होंगे और ये पेश होंगी, और ये जो शुगर मिल माफियाज हैं ये 10-10 और शुगर मिलें लगा लेंगे, लेकिन इनका फैसला नहीं आना। आपने बहुत अच्छी बात की कि इनका नेक्सस तोड़ने के लिए जो है नई शुगर मिलों का लाइसेंस देना चाहिए, जो कि मैं नहीं समझता, क्योंकि चाहे वो मेरी जमात है, चाहे वो नून है, चाहे वो PTI है, चाहे डिक्टेटर्स हैं, जो भी जमात हुकूमतें ये शुगर मिल माफिया उनके साथ होते हैं और अपने जो बरादरी है उनको बचाते हैं। हम मिसालें तो बहुत देते हैं, ये हुकूमत बड़ी मिसालें देती है कि जी यूरोप में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, तो क्यों ना आप इंडिया को फॉलो करें और मिनी शुगर मिल्स इंडिया में आप देखें, आप रिसर्च करें कि इंडिया में कितनी मिनी शुगर मिल्स हैं। आप कल से इजाज़त दे दें मिनी शुगर मिल्स की, इन माफिया को देखें कैसे ये लोग मतलब है कि चीखेंगे चिल्लाएंगे कि यार ये लाइसेंस न दें और न दें, और ये हो नहीं सकता। हमेशा माफियाज होती हैं। अब आप देखें ना, कॉटन एक्सपोर्ट पे जो है इन्होंने ECC में 2-3 मीटिंग पहले कॉटन एक्सपोर्ट पे वो करना था, लेकिन वहाँ पर भी माफिया बैठी थी कॉटन वालों के साथ, उन्होंने जो तबाही की। तो ये इस मुल्क का अलमिया रहा है कि हमेशा जो है ऐसी माफियाज जो होती हैं वो हर हुकूमतों के साथ जुड़ जाती हैं और अपने जो है अपने कोलीग्स के हैं या अपने जो पेटी बंद हैं उनका वो तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग माफियाज होती हैं। आप भी अगर आप देखें, अभी रिपोर्ट आ गई है, आप देखें कि अभी इसके ऊपर क्या होता है, कुछ भी नहीं होना। 2-4 दिन आप और हम टॉक शो करेंगे, 2-4 दिन भी नहीं करेंगे, 1-2 दिन शायद करेंगे, उसके बाद ईद की छुट्टियाँ होंगी, ईद की छुट्टियों के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर नॉर्मल रूटीन होगी। अच्छा, मैं मुसद्दिक मलिक साहब देखें, मैं एक सेकंड कहूँ, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं मुसद्दिक भाई से मैं थोड़ी सी एक चीज़ में, क्योंकि वो इन चीज़ों को बड़ा गहराई से समझते हैं। क्या मुसद्दिक मलिक साहब, कानून के रास्ते पे चलते हुए अगर तो ये माफिया मौजूद है तो इसको सजा दी जा सकती है, पकड़ा जा सकता है? तो मेरा जवाब है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जो माजी करीब में और देखता रहा हूँ माजी में, बहुत मुश्किल है, इनके बड़े तगड़े वकील और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। क्या दूसरी तरफ से इनको हुकूमत को एक पॉलिसी दे के हुकूमत इनकी कमर तोड़ना चाहे अगर, तो क्या वो मुमकिन नहीं है कि
इसके अंदर कंपटीशन को बढ़ा दें, बाहर से भी चीनी आने दें, यहाँ पे गन्ने को डिस्करेज करके कपास को लेकर आएं, पाकिस्तान का भी कोई भला हो जाएगा इसमें, पॉलिसी चेंज करें। इसका अल्टीमेट जवाब है ही वो जो आप दे रहे हैं, इसके अलावा कोई इसका जवाब नहीं। यानी आपने ये आपका एक GNN इदारा है, अगर आपको नुकसान हो तो क्या हुकूमत आपको पैसे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। आपने एक बिजनेस रिस्क लिया है, आपने एक इदारा बनाया है, उसमें नफ़ा भी होगा तो आपका होगा, आप टैक्स देंगे, और नुकसान भी होगा तो आपका होगा। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस गिर जाएं कॉटन की या इसकी राइस की, तो क्या हुकूमत यहाँ पे लोगों को पैसे देती? बिल्कुल नहीं देती है। आप एक बिजनेस रिस्क लेते हैं, आप कारोबार खड़ा करते हैं, उसमें नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो आपने पाबंदी लगाई हुई है शुगर मिल से, उससे तमाम दो चीज़ें आपने दोनों की निशानदही करनी है कि एक तो इजाज़त नहीं है, कंपटीशन नहीं है। जब कंपटीशन नहीं है तो 6-8 लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होने का करना बड़ा आसान होता है। अगर हर बंदे को फैक्ट्री लगाने की इजाज़त हो तो जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वो रह जाएगा और जो इनएफिशिएंट है वो मार्केट से निकल जाएगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त होगी तो अगर वायबल क्रॉप होगी ये तो पाकिस्तान में लगाई जाएगी, और नहीं होगी तो पाकिस्तान में ज़्यादा जो जिससे आवाम को फ़ायदा है, जिससे किसान को फ़ायदा है, वो वाली चीज़ें लगनी शुरू हो जाएंगी और बाकी चीज़ें इंपोर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका अल्टीमेट तो वही जवाब है जो आपने हुकूमत को बजाय इस लड़ाई में जाने के एक पॉलिसी देकर इनकी कमर तोड़ दें। समझ तो आ गई है कि एक्चुअली ये करना क्या है। देखें खान साहब, बात यह है कि कमर इनकी नहीं टूटेगी, कमर गरीब आदमी की मजबूत होगी। हुकूमत का काम किसी की कमर तोड़ना या कमर जोड़ना। सर लेकिन सर इन्होंने लूटा ही इतना। सर अब मैं इन पे गुस्सा तो उतारना चाहिए, कम से कम 2 लफ्ज ऐसे बोलने से अगर कथारसिस हो जाता है लोगों का तो ये तो मेरे ख्याल में ठीक है। नहीं ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन अब मैं जरा आपके कथारसिस को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो आज कच्ची पर्ची और पक्की पर्ची की बात हो रही है कि डबल बुक्स होती हैं, कच्ची पर्ची पे काम होता है, बेनामी में काम होता है, इसके तहत तो आपको पाकिस्तान में हर कारोबार करने वाले को अरेस्ट कर लेना चाहिए, हर एक को। आप चाहे शुगर मिल में चले जाएं, आप चाहे सीमेंट मिल में चले जाएं, आप स्टील मिल में चले जाएं, आप बेसिकली तेल बनाने वाली फैक्ट्रियों में चले जाएं, हर एक के 2 खाते हैं। तो इस वक्त जो हुआ है वो ये है कि हुकूमत ने पॉलिसी मेकर्स के ऊपर से अटेंशन हटाने के लिए जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनके मुतालिक सबको पता है कि उनके 2 खाते हैं और वो पूरा टैक्स नहीं देते, उनकी तरफ तमाम उंगलियां उठा दी हैं। ये बिल्कुल ठीक किया है। अब इसके बाद जितने भी पाकिस्तान के कारोबार करने वाले लोग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, सबको ऑडिट किया जाए। मैं आपको आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि आपको एक भी फैक्ट्री नहीं मिलेगी जिसके डबल खाते नहीं है। जो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और फिर ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है हुकूमत के लिए, और इसके लिए एक इदारा रिफॉर्म की जरूरत है। एक ब्रेक लेने का कह रहे हैं सर, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक से वापस आते हैं। कमल शौदब कहना चाह रही थी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब मेरे पास जरा महदूद वक्त है तो मैं कमल शौदब साहब आप क्विकली बता दें, फिर मैंने शाहिद भाई से कमेंट भी लेना है, प्लीज। देखिए जी, मैं जो आपने बात की और मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की, जो पहले भी इनका आर्ग्यूमेंट था कि 5 साल पहले अगर आपको मीडिया की कोई पॉलिसी पता चल जाए या कोई पॉलिसी के तहत अगर उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग की तो उस पर हम उन्हें सजा क्यों दें। बात सारी ये कि अगर इसी कार्टेल के लोग या बिजनेस के लोग बैठे हुए और पॉलिसी मेकिंग भी वही कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक जो बहुत जबरदस्त किस्म की टर्म है, ये इसीलिए कॉइन की गई है कि अगर वही लोग माफिया के ऊपर बैठ के डिसीजन मेकिंग भी करेंगे तो वो अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ अपड़ियां हुई। अब जो क्लिनजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अगर जिस तरह कुंडी साहब ने अपनी इजहार किया है कि ये कुछ नहीं होने लगा, ये सिर्फ रिपोर्ट आई है। इमरान, आपको भी पता है कि अगर कुछ ना करना होता तो ये रिपोर्ट मंजर आम पे कभी ना आती, क्योंकि इसके रिपोर्ट के आने से भी हमें बहुत बड़ा डैमेज भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिस्टम को एक रिफॉर्म की तरफ हमारे पास एक ओवरऑल उसका फायदा भी हो सकता है। और जिस बिजनेसमैन ने, अगर वो पॉलिसी मेकर है, तो उसको अपने खाते अब एक ही रखने पड़ेंगे, ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड और नामी और बेनामी। इससे अब आप पाकिस्तान को बाहर आने, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान होता है। टैक्स की मद में इतना नुकसान हो रहा है। अब आप सोचें, 29 बिलियन की अगर सब्सिडी दी है, 22 बिलियन का ये टैक्स देते हैं, 12 बिलियन का रिफंड हो जाता है, 10 बिलियन टोटल टैक्स। इसका मतलब है मेरे और आपके टैक्स के पैसों से ये बिजनेस चल रहे हैं। तो बेसिकली तो हुकूमत ही ये सारे बिजनेस जो है इनको सपोर्ट करके रन कर रही है। कारोबार तो हमारे पैसों से चलाते हैं और पैसा अपनी जेब में मुनाफा लेकर जाते हैं और हुकूमत को भी कुछ नहीं देते। यू आर राइट। शाहिद भाई, क्या हल है इनका? यानी अदालतों में तो इनका हल नहीं निकलेगा, पॉलिसी में निकल जाएगा, तो क्या वहां हुकूमत को फोकस करना चाहिए? देखें, मैं समझता हूँ 2 नुक्ते हैं जिसके ऊपर हमें एम्फेसाइज करना चाहिए। पहली बात तो मैं इससे इत्तफाक करता हूँ
कि पॉलिसी बनाने वाले भी अगर वही होंगे जो खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो यही तो कार्टेल्स हैं, यही तो आपका माफिया है। वो वही पॉलिसी बनाएंगे ना जो जिससे उनको फ़ायदा हो। ऐसा ही हुआ। ये जो इनवॉइसिंग में हेर फेर है और जो इदादो शुमार का हेर फेर है, ये सारे का सारा ये बनाने वाले खुद हैं और उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और आम आदमी जो है वो बिलकता रह जाता है। तो पहला नुक्ता तो ये है। जो दूसरा नुक्ता है, मुझे नहीं मालूम कि इंक्वायरी में वो नुक्ता कहीं पे नमूदार हुआ है या नहीं हुआ। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, इसका क्या काम होता है? ये प्राइस फिक्सिंग जिसको हम कहते हैं, पूरी दुनिया में ये हुआ है सर, ये नुक्ता हुआ है। यहीं पे तो 2 नंबरी हुई है, यहाँ पे भी 2 नंबरी हुई है। तो फिर 2 नंबरी हुई है तो फिर यहाँ से पकड़े ना। उनका तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया, उन्होंने एंटी करप्शन को कह दिया कि सरकारी अफसरों को पकड़ो जो सूबाई हैं, ये केन कमिश्नर और ये जितने भी लोग सूबाई हैं। फिर FIA को कहा है जो वफाकी हैं उनको पकड़ो, और जो नैब है उसको भी कह दिया कि आप हाथ डालें इनके ऊपर, ये बड़ी करप्शन है। इमरान, तो इसमें बस 2 हाथ नंबरी, डालें इसमें 6 तो नंबरी फिर हुई है। लेकिन सर देखें कानून के रास्ते मतलब में है कि सर बोलिए। इसका मतलब है कि उन्होंने पॉइंट आउट किया, उसको भी हम बाईपास कर गए, तो फिर तो आवे का आवा बिगड़ गया ना। ये फिर पॉलिसी मेकिंग का नतीजा है और ये फिर पॉलिसी है और पॉलिसीज पे नजर है। हम पॉलिसीज बना देते हैं, किताबें भर देते हैं, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। फिर ये ना कहें कि जनाब हमने ये पॉलिसी बना दी, वो बना दी, अब इसको नहीं होने देंगे। आपकी नजरों के सामने दिन दिहाड़े हो रहा है। सर फाइनली मैं सिर्फ आखिरी रिमार्क सर मैं चाह रहा हूं कि कुंडी साहब इसे क्विकली और कह दिया कि फलां को दे दो और वहां जाके वहां से अब वो छूट जाएंगे। ठीक है, तो फिर जी कुंडी साहब फाइनली सर ऐसे कुंडी साहब इसका तो मैं फाइनल वर्ड ये कह सकता हूं कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो सियासतदान भी जिनकी मिले हैं, जो ऐसे बिजनेस करते हैं, उनको जो है वो बैन कर देना चाहिए। जैसे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी पार्टी में कोई ऐसा शख्स MPA मैंने नहीं बनेगा जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता हो। तो मैं समझता हूं कि ऐसे पॉलिटिशियंस को हम सबको बैन करना चाहिए, या वो बिजनेस करें या फिर पॉलिटिक्स करें। सर बहुत जबरदस्त बात की है कुंडी ने, पीपल्स पार्टी में होकर आप ऐसी शानदार और जानदार बात आपने की है। आपका जो है अब मेरे सामने होते तो मैं आपके हाथ चूम लेता। बहुत शुक्रिया आपका। अब इसका हल मेरी नज़र में तो यही है कि चीनी के जो मिल बनाने के लाइसेंसेज हैं वो दें लोगों को, लोग इनके मुकाबलों में खड़े हो जाएं, आम लोग, और ताकि जो है वो इनका नेक्सस टूटे। और दूसरा, बाहर से चीनी की इंपोर्ट की इजाज़त दें। बाहर से 40 रुपए किलो चीनी आएगी तो ये अपनी 70 रुपए बेच के दिखाएं। तीसरा जो है वो इसकी पॉलिसी इस तरह की बना दें कि इसके अंदर से मुनाफे की वो शरह कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये जो माफिया है, जो शुगर मिल माफिया है, इसकी कमर टूट जाएगी और आम आदमी जो है उसको फायदा होगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।